हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल इन एंड यूपी, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन फेज को देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट जो है यूपी में क्या होता है वो देखते हैं। Aurangzeb followed a narrow and short-sighted policies of religious fundamentalism during his reign, ठीक है। This hindered the growth of Mughal Empire and ultimately led to its collapse। तो आपको पता होगा कि औरंगज़ेब जो था वो संकीर्ण मानसिकता वाला इंसान था, और उसकी जो धारबांधता की वजह से जो उसका मुग़ल साम्राज्य था वो खतरे में आ गया था। और उसके शासन काल में, उसके टाइम में ही कई सारे जगह जगह पे विद्रोह होते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो हर जगह जब विद्रोह होते थे तो एक लॉलेसनेस की सिचुएशन आपकी फैली हुई थी, ठीक है। तो जो लॉलेसनेस आपकी होती थी उसकी वजह से क्या होता था कि एक खासकर 1707 के बाद आपका जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन के फेज में जाने लगा। और औरंगज़ेब की मौत के बाद पूरा जो आपका, जिसे कहते हैं कि लेटर मुगल्स थे, वो इतने ज़्यादा काबिल नहीं थे कि वो सब चीज़ों को संभाल सकें, राइट। तो 1707 में क्या होता है कि औरंगज़ेब डेथ कर जाता है, और इसकी डेथ के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आता है बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह आता है। ये क्या करता है कि ये थोड़ा बहुत चीज़ों को संभालता है, लेकिन इसकी डेथ जब 1712 में होती है तो 1712 में इसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है जहांदार शाह। जहांदार शाह क्या करता है कि कुछ नहीं करता, ये बस रंगीनियों में अपना पूरा टाइम वेस्ट करता है। और इसके टाइम पे जो मुग़ल नोबिलिटी या फिर लॉलेसनेस की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है और लॉलेसनेस बढ़ जाती है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, फॉरेन इन्वेजन का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेजन डेंजर, क्योंकि इसका ध्यान तो सिर्फ दरबार में राग रंगीनियों में रहता है, और शासन में इसका कोई वो रहता नहीं है। इसके अलावा आर्मी कमज़ोर हो जाती है। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से रेवेन्यू भी नहीं आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जगह जगह रिवॉल्ट्स होते हैं, और उन रिवॉल्ट्स को दबाना भी नहीं चाहता ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके टाइम पे होने लगती है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से यूपी में क्या होता है कि यूपी में भी कोई अलग चीज़ नहीं होती है। यूपी में 1724 से 1722 से आपका अवध अलग हो जाता है, और वो वहाँ पे अवध का नवाब आ जाता है, ठीक है, सादत खान के नेतृत्व में। यहाँ पे अवध एक अलग प्रिंसली स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद द एम्पायर वॉज सो सेटल्ड दैट इन मियर स्पेन ऑफ 50 years 8 मुगल एम्परर्स वर क्राउन्ड, एंड the tenure of these later Mughal emperors could not exceed more than a few years in most cases। तो कहने का मतलब ये है कि
ये सब लोग इतने नकारा थे कि इनका 1 साल के अंदर इनका काम तमाम हो जाता था, ठीक है। तो जो इस तरह का अनपॉपुलर और अनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा चीज़ चलता नहीं, ज़्यादा देर टिकता नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते थे, जैसा कि मैंने बताया। तो इसी में हमें देखने को मिलता है 5 इंडिपेंडेंट स्टेट हमें वजूद में आने को देखते हैं। जैसे रीजन ऑफ नॉर्थ बरेली एंड मेरठ वाज रूल्ड बाय सरदार नजीब खान। इसको हम रुहेलखंड कहते हैं, ठीक है, रुहेलखंड। बरेली का और मेरठ का जो इलाका था वो रुहेलखंड कहलाता था। मेरठ एंड दोआब रीजन वर, अच्छा एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस थ्री। ये जो था नॉर्थ ऑफ बरेली एंड मेरठ, ये आपका रुहेलखंड से थोड़ा सा ऊपर वाला इलाका आता है, थोड़ा सा आपका उत्तराखंड का आप मान सकते हैं और थोड़ा सा यूपी का, लाइक आप सहारनपुर मान सकते हैं, बिजनौर मान सकते हैं। तो वहाँ का सरदार था नजीब खान। मेरठ और दोआब के क्षेत्र में, जिसे रुहेलखंड कहा जाता था, वहाँ पे रोहिला रहमत खान का रूल था। मध्य दोआब के क्षेत्र में, जिसे नवाब ऑफ फर्रुखाबाद वहाँ पे रूल करता था, ठीक है। आज के अयोध्या या फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी में नवाब शुजाउद्दौला का रूल था, ठीक है। और इसके अलावा झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता था, वहाँ पे मराठों का रूल था। तो ये 5 इलाकों में इस समय तक यूपी बटा हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद एक बॉक्स आता है जिसको आप देख लीजिए। इसमें कह रहा है बहादुर शाह का जो रूल रहता है वो 1707 से 12 तक रहता है। फारूक सियर का जो रहता है, इसके पहले जहांदार शाह आता है, लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा जूम करके इसको लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जहांदार शाह है। ये हालांकि एक ही साल शासन करता है, तो ज़्यादा इसका वो रहता नहीं है। जहांदार शाह 1712 से 13 तक, राइट। उसके बाद आता है फारूक सियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 19 से 48, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करता है अभी तक इन सब में। उसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से 54, आलमगीर सेकंड 54 से 58 तक 4 साल, शाह आलम 1759 से 1806 तक, अकबर सेकंड 1806 से 37, और बहादुर शाह जफ़र 1837 टू 57। तो ये एक बॉक्स था जिसे मैंने आपको बता दिया है। अब हम ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ यूपी की बात करें तो रीजनल स्टेट्स वर अनेबल टू मेंटेन द स्टेटस क्वो फॉर लॉन्ग, ठीक। दैट टेंडेंसी टू स्टेब्लिश हेजेमनी ओवर अदर्स पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश रूल। तो वही मामला है कि आपस में झगड़ने के जो प्रवृत्ति थी, इसकी वजह से उनका जो ये अंग्रेज़ों का रास्ता साफ करने के लिए हो गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अफगान एंड मराठा, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एक्सपोज द वीकनेस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर। तो जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, उसके बाद से जो यूपी या किसी भी तरीके की अगर हम बात करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो नजीब खान रहता है, यानी बरेली का शासक, द अवध नवाब शुजाउद्दौला, नजीब खान बरेली का, रहमत खान रुहेलखंड का, और सादुल्ला खान, ये सब अब्दाली को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस बैटल में। लेटर ऑन
डिफीट एंड जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम, नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। तो जो बक्सर की जो लड़ाई होती है 1764 में, इसमें क्या होता है कि मीर कासिम, बंगाल का नवाब जो रहता है मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेना आती है और वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ती है, जिसमें अंग्रेज़ जीत जाते हैं और इन तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है। यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है, प्रयागराज की संधि जिसे कहा जाता है, और इसमें कई सारे डील तय होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मुग़ल बादशाह रहता है और नवाब ऑफ अवध रहता है, वो सब अंग्रेज़ों के कठपुतली बन जाते हैं, और मीर कासिम जो है वो अपनी जान की अमान के लिए भाग जाता है दूसरी जगह। अवध के नवाब को उसका राज्य वापस लौटा दिया जाता है और इसके एवज में उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जाता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो अवध का जो नवाब होगा वो मराठों के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ देगा बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि however the British were able to defeat the joint forces of Maratha and Nawab Jajmau near Kanpur. The British also compelled the king of Banaras Chet Singh to accept their supremacy. तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक तो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के फेवर में जा रही हैं। After Shuja-ud-Dawla, Asif-ud-Dawla became the Nawab, and then in 1797 Asaf-ud-Dawla Saadat Ali became Nawab, ठीक है। आसफ-उद-दौला अवध का नवाब का बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा था। इसी ने लखनऊ शहर की स्थापना की थी और इसी ने फैज़ाबाद से लखनऊ को अवध की राजधानी बनाई थी, राइट। तो ये आसफ-उद-दौला की कहानी थी। फिर इसके बाद होता है कि इसके बाद सादत अली आता है और ये प्रयागराज का जो क्षेत्र होता है, प्रयागराज, गोरखपुर, रुहेलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्ज़ापुर और कुमायूं का जो इलाका रहता है वो अंग्रेज़ों को देता है, और किसके एवज में? सिक्योरिटी के एवज में, ठीक है, सुरक्षा के एवज में ये सब इलाके दे देता है। आफ्टर सम टाइम नवाब ऑफ फर्रुखाबाद ऑल्सो सीसीड हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश। फर्रुखाबाद का नवाब भी अंग्रेजी साम्राज्य में अपना इलाका शामिल कर लेता है। यहाँ से क्या होता है? ब्रिटिश टू कंट्रोल ओवर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन। 1803 तक इन सब इलाकों पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और यहाँ से मराठों को हरा देते हैं, और इस तरह से पूरा यूपी अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाता है। द इंटायर एरिया ऑफ यूपी रिमेंड अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी। पूरा यूपी का जो इलाका है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का अंदर में रहता है। क्या 1833 में क्या हो जाता है कि इस इलाके को एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक अलग राज्य का दर्जा मिलता है और इसका नाम रहता है आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है, इस रूप में। एज अ रिजल्ट दिस रीजन वॉज गवर्न बाय न्यू गवर्नर जनरल। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे और उसमें यूपी की रोल की बात करेंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।